हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और हम आज डिस्कस करेंगे एक नई प्रॉब्लम, पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम। और आज और पहले डिस्कस की गई प्रॉब्लम में अंतर ये है कि पहले जो हमने पुली डिस्कस की थी, पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस की थी और वो पुली ली थी मास लेस पुली। और अब हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में जो पुली है वो कंटेनिंग मास है, मतलब कुछ ना कुछ मास है जिस पुली से लपेट करके रस्सी में एक तरफ एक ब्लॉक लटका हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है, और एक ब्लॉक का मास ज़्यादा है, दूसरे ब्लॉक का मास कम है। तो जो ज़्यादा मास वाला ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और कम मास वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा। तो इसमें पुली का टॉर्क भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और उस वाले प्रॉब्लम में पूरी स्ट्रिंग एक थी तो टोटल जो टेंशन था दोनों तरफ की स्ट्रिंग का वो टी था। और यहाँ पर चूंकि जो टॉर्क लग रहा है इसमें, तो एक तरफ का हम टेंशन अलग मानेंगे, दूसरी तरफ की स्ट्रिंग का टेंशन अलग मानेंगे। हालांकि स्ट्रिंग एक ही है लेकिन इसमें टेंशन T1 और T2 हमें लेके चलना पड़ेगा। और टॉर्क जो है उसका, क्योंकि एक सिलेंडर के आकार की होती है पुली, तो हम उसमें उसका जो आई है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो आई लेके चलेंगे, लेकिन अगर हम उस आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो अबाउट एन एक्सिस 1/2 mr² होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये प्रॉब्लम, मतलब पुली कंटेनिंग मास विद स्ट्रिंग। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, फिगर शोज ए पुली ऑफ मास m एंड रेडियस r विद ब्लॉक्स ऑफ मास m1 and m2 attached with a light unstable string. फाइंड दी एसलेशन। नंबर एक, तो एसलेशन फाइंड करना है ऑफ दी ब्लॉक्स। ठीक है, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा, उसका उन दोनों ब्लॉक का एसलेशन फाइंड करना है। टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स फाइंड करना है, एंड दी फोर्स एक्सर्टेड बाय दी पुली ऑन दी सीलिंग फ्रॉम विच इज हैंगिंग। जो एफ है जिस सीलिंग से वो लटका हुआ है वो एफ फाइंड करना है, जो एफ पुली एक्सर्ट कर रही है सीलिंग पर। और एज्यूम नो सीलिंग स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द फील। और हमें स्लिपिंग को नेग्लेक्ट करके चलना है कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, रस्सी खिसक नहीं रही है। जब रस्सी खिसक रही है तो संग में पुली भी घूम रही है। ये देखिए, ये वीडियो दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में ये जो पुली है उसकी रेडियस r है और इस पुली का मास m है और m1 मास कम है तो इसलिए m1 मास ऊपर जाता है, m2 मास ज़्यादा है तो m2 मास नीचे आता है। और m2 मास का जो एसलेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा a, और m1 मास का एसलेशन ऊपर की तरफ होगा a। ये देखिए, ये इसमें डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये इसमें टेंशन इस तरफ वाली डोरी में T2 है, उस वाली डोरी में T1 है। और ये जो है फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का लेके चले हैं हम। M1 मास का, M1 क्योंकि ऊपर जा रहा है क्योंकि वो हल्का है, तो इसमें T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A होगा। और ये जो M2 है वो नीचे जा रहा है इसलिए इसमें M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम से M1 मास का अगर हम देखें तो M1 मास का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A होगा। फिर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 जो है वो M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A होगा क्योंकि M2 ज्यादा है। ठीक है, अब जो टॉर्क होगा वो एक टॉर्क होगा जो T2 है वो इसको इस तरफ को खींच रहा है यानी ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जो T1 है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। टेंशन T1 जो है वो इस साइड लग रहा है, T2 इस साइड लग रहा है, तो T2 इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, T1 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है।
T2R माइनस T1R आएगा, क्योंकि दोनों जो है टॉर्क जब रिजल्टेंट होगा वो दोनों टॉर्क उसमें से एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, और फोर्स से एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r है। तो एक फोर्स यहाँ पे T2 है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से r है, तो उसके कारण टॉर्क T2R हो जाएगा, और दूसरे के कारण जो है T1 से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस की r है, तो उससे T1R हो जाएगा। दोनों घट करके रिजल्टेंट टॉर्क आएगा T2 माइनस R इज माइनस T1 इंटू R। ठीक है, तो अगला जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे टॉर्क की, तो ए अल्फा टॉर्क की वैल्यू होती है, आई अल्फा टॉर्क की वैल्यू होती है, आई अल्फा रख दिया हमने, और अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर आएगी, तो इसमें ए अपॉन आर इसकी वैल्यू रखी, और फिर ये आर जो इस साइड थी वो इधर आ गई, तो आर स्क्वायर हो गया। फिर ये इसमें T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू ऊपर दोनों इक्वेशन से रख देंगे हम। तो जब रखेंगे तो उस वाले इक्वेशन से रखेंगे T1 की वैल्यू, तो M1A प्लस M1G आएगा। ठीक है, ये T1 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू जो आएगी इस वाले इक्वेशन से आएगी M2G माइनस M2A आएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमने T2 और T1 की रख दी। अब ये जब माइनस साइन हटेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस तरह से अंदर के साइन चेंज हो गए, M2G माइनस M2A माइनस M1A माइनस M1G। अब हम M1 को G वाले टर्म को एक साइड रहने दे रहा है और A वाले टर्म को उस साइड ले जा रहा है, तो इस साइड वो सब माइनस के थे, उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। अब इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M2 प्लस M1। यहां से भी जी कॉमन ले लेंगे तो M2 माइनस M1 बचेगा। अब यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू जो आएगी वो M2 माइनस M1 अपॉन ये पूरा टर्म। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में रख के T1 और T2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 से हमने T1 की वैल्यू निकाली M1A प्लस जी। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे और जी अलग रहेगा ये इस साइड, और M1 बाहर है। ठीक है, अब ये नीचे वाला टर्म पूरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको जी को भी बाहर ले रहे हैं हम, तो जी को बाहर ले लेंगे तो यहां अंदर 1 बचेगा। ठीक है, जब अंदर 1 बचेगा तो ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा तो ये वाला टर्म जो है पूरा इसके संग में 1 की जगह पर पूरा टर्म ये नीचे वाला आ जाएगा। तो आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2, ये पूरा नीचे वाला टर्म क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा आ जाएगा, और नीचे ये एलसीएम रहेगा। अब ये देखो M1 एक जो है M1 माइनस का है, एक M1 प्लस का है, तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, और M2 दोनों प्लस के हैं तो जोड़ के 2M2 हो जाएगा। तो ये आ गया T1 की वैल्यू M1 2M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 बाहर जी। तो ये T1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से T2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में जो है हम T2 की वैल्यू रखेंगे, तो मतलब ए की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये है, इसमें ए की वैल्यू जब हम पुट करेंगे M2 कॉमन लेके G माइनस ए आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो हमने निकाला था, तो ये ए की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, और जी को फिर से बाहर ले रहे हैं, जी को बाहर लेंगे तो अंदर 1 माइनस बचेगा, और जब ये इसका नीचे वाले टर्म का पूरे का एलसीएम लाएंगे तो ये ऊपर इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 1 की जगह ये आ जाएगा नीचे वाला पूरा टर्म माइनस
M2 माइनस M1, जी बाहर है, और जब ये माइनस हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर के साइन चेंज हुए तो ये प्लस माइनस की जगह प्लस हो गया। तो यहाँ M2 से M2 माइनस का कट गया और M1 जुड़ के 2M1 हो गया। तो यहाँ वैल्यू आई 2M1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2, जी इस साइड और M2 इस साइड, ये T2 की वैल्यू आ गई। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली, T1, T2 और A। ठीक है, अब हम अगर F फाइंड करना चाहेंगे तो F1 में T1 और T2 दोनों को हम जोड़ देंगे तो A की F की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं, अगर पहला जो क्वेश्चन जो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, अगर मासलेस पुली है तो वहां पर I की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि I इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर होता है। तो अगर M 0 है तो I 0 हो जाएगी। जब I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा वाला टर्म जो है 0 हो जाता है। तो फिर जो वैल्यू आएगी टेंशन की, वो टेंशन T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T मानेंगे हम। तो सबसे पहले तो A की वैल्यू जो है वो M2 माइनस M1 M प्लस M2 जी जो पहले पड़ी थी वही आ जाएगी, और टेंशन की वैल्यू भी T1 इज इक्वल टू T2, जो दोनों बराबर होके 2M1 M2 M1 प्लस M2 इंटू जी हो जाएगा। तो ये है मास लेस पुली का केस, जो कि हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया।